जिंदगी में हर वस्तु सरलता से नहीं मिलती। उसके लिए काम के प्रति निष्ठा और मंजिल तक पहुंचने का जुनून होना चाहिए। मैं फैसले लेता हूँ, बाद में उसे सही बना देता हूँ। यह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के सेवा मुक्त चेयरमैन रतन टाटा का मानना है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति सपने देखता है, पर सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपनों के पीछे दौड़ते हैं और तब तक भागते हैं जब तक कि सपने सच ना हो जाएं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था। उन्हें नवजबाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा की मृत्यु के बाद लिया था। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी ने किया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिनका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपने स्कूल की आगे की पढ़ाई मुंबई के ही कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से पूरी की। साल 1962 में वो यूएस चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के कार्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में अपनी बीएससी की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की पढ़ाई भी पूरी की। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ समय तक लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में जॉन्स एंड एमोन्स में काम किया और फिर आईएमबी में भी जॉब की। साल 1961 में वो अपने पारिवारिक टाटा ग्रुप का हिस्सा बने और इस ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वो टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़े। 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी NELCO में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उस समय इस कंपनी की आर्थिक हालत बेहद खराब थी, जिसके बाद रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर NELCO कंपनी को न सिर्फ नुकसान से उभारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ा ली थी। हालांकि जब इंदिरा गांधी के सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, उस समय आर्थिक मंदी की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी। यही नहीं, साल 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना भी करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। साल 1981 में रतन टाटा की काबिलियत को देखकर JRD टाटा ने उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, लेकिन उस समय रतन टाटा को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इस फैसले का काफी विरोध भी किया गया था। लेकिन इन विरोधों के बावजूद भी सन 1991 में JRD टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ, जिनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली बार पूरी तरह भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को पेश किया। उसके बाद टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योग जगत में बढ़ी। महज 1 लाख रुपए की लागत में बिकने वाली दुनिया की सबसे सस्ती यात्रा कार टाटा नैनो भी रतन टाटा की ही सोच का परिणाम है। ये कार बनाकर उन्होंने लोगों के बारे में भी सोचा, जिनके लिए कार खरीदना किसी बड़े सपने से कम नहीं था। साल 2008 में नई दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में टाटा नैनो का उद्घाटन किया गया। शुरुआत में टाटा नैनो के 3 मॉडल्स को मार्केट में पेश किया गया। मार्च 2008 को उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी से जैगुआर और लैंड रोवर खरीदकर उसकी भारत में बिक्री शुरू की। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान बन गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हो गए। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया। वर्तमान में रतन टाटा समूह के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और टाटा ग्रुप के चैरिटेबल संस्थानों के अध्यक्ष हैं। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के सदस्य होने के साथ कई कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक भी हैं। 26 जनवरी 2000 को उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसके बाद 2006 को उनको दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया।
उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद की उपाधि भी दी गई। 2007 में उन्हें विश्व के 25 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भी रखा गया। रतन टाटा ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो सफलता की बुलंदियों को छुआ, लेकिन उनकी लव लाइफ में उन्हें सफलता नहीं मिली। यही कारण है कि उन्होंने पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि रतन टाटा को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते की डोर कमजोर पड़ गई। इसके बाद फिर कभी रतन टाटा ने शादी के बारे में नहीं सोचा। एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में अपनी लव लाइफ के बारे में खुलासा करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर आप पूछे कि क्या मैंने कभी दिल लगाया था तो आपको बता दूं, मैं 4 बार शादी करने के लिए गंभीर हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी डर से मैं पीछे हट गया। अपने प्यार के दिनों के बारे में टाटा ने कहा, जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था तो शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हो गया था और हम केवल इसलिए शादी नहीं कर सके क्योंकि मैं भारत वापस आ गया था। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वह भी उनके साथ भारत चली जाएगी, लेकिन 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते रतन टाटा के माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में रतन टाटा ने कहा था कि अब मैं बाकी जीवन अपने शौक पूरे करना चाहता हूँ। अब मैं पियानो बजाऊंगा और विमान उड़ाने के अपने शौक को पूरा करूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी लाइफस्टाइल फिर से बदल गई है। अब वो गोल्फ नहीं खेलते, बीच पर कॉकटेल नहीं पीते, लेकिन उनके अंदर और बेहतर करने की ललक कभी खत्म नहीं हुई। वो लोगों के लिए सस्ता कैंसर का इलाज मुहैया कराना और ग्रामीण भारत का जीवन बेहतर करना चाहते हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और साथ ही भारत में मानवता का विकास करना है। रतन टाटा का मानना है कि परोपकारियों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहले परोपकारी अपनी संस्थाओं और अस्पतालों का विकास करते थे, जबकि अब उन्हें देश का विकास करने की जरूरत है।